स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए 3 जून 2021 के करंट अफेयर्स और करंट इश्यूज को देखा जाए। करंट इश्यूज को थोड़ा सा मैंने आज बदला है, ठीक है। आज जो है आपको इंडियन एग्रीकल्चर के कुछ करंट डाटा से आपको परिचित मैं करा देता हूँ। ये जो आपके करंट आंकड़े हैं वो आपके आगामी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। ऐसे जो मैंने कृषि वाले नोट्स दिए थे उसमें पूरी तरह से करंट आंकड़े इनपुट हैं, लेकिन कुछ और नए मिले हैं, ठीक है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको जो है यह प्रदान कर दे रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 329 मिलियन हेक्टेयर है और उसमें अगर कृषि कितने क्षेत्र पर होती है तो वह 143 मिलियन हेक्टेयर पर होती है। और 1950 से 51 की बात अगर की जाए तो हमारा टोटल खाद्यान्न उत्पादन था, अनाज की मैं नहीं बात कर रहा हूँ जिसमें दलहन वगैरह भी शामिल होता है, खाद्यान्न, ठीक है, गेहूँ चावल मोटा अनाज। तो खाद्यान्न की उत्पादन थी 50 मिलियन टन, क्लियर, जो कि वर्तमान में जो हाल ही में मैंने एक करंट अफेयर्स में दिया था 2020-21 के लिए आपका 300 मिलियन टन के करीब हो चुका है, ठीक है। जो 300 मिलियन टन है उसमें अलग अलग खाद्यान्न फसलों के उत्पादन क्या है हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सब सर्वोच्च स्थान पर आपका चावल है। चावल का उत्पादन जो आपका 119 मिलियन टन के करीब पहुंच गया है और गेहूं का उत्पादन 108 मिलियन टन के करीब पहुंच गया है। दलहन का उत्पादन 24.5 मिलियन टन है और तिलहन का उत्पादन 31 मिलियन टन है, ठीक है। दलहन मिलियन टन, तिलहन मिलियन टन, ठीक है। देखिए 10 मिलियन टन के आसपास कम रहता है, कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए। दलहन तिलहन का पहले जो माना जाता था, याद करने का तरीका, ठीक है, कि दलहन 20 मिलियन टन और तिलहन 30 मिलियन टन, ठीक है। तो दलहन उसको क्रॉस अप कर चुका है, लगभग 5 मिलियन टन एक्स्ट्रा जा चुका है। लंबे टाइम तक जो है 20 मिलियन टन रहा था और तिलहन 30 मिलियन टन के आसपास रहा था। तिलहन 34-35 मिलियन टन तक पहुंच चुका था, फिर ये डाउन हो। विश्व के फसलों के उत्पादन में कितना प्रतिशत भारत में होता है तो उसके संबंध में भी कुछ आंकड़े मिले हैं। दलहन 25%, धान 22%, गेहूं 13% और कपास 25%। साथ ही भारत कपास का दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। कहूँ यहाँ पर विशेष रूप से आज हम लोग जो बात करेंगे बासमती चावल का और दूसरा गोल्डन राइस का, ठीक है। बासमती चावल के उत्पादन में भारत का जो है पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान है और साथ में बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान भी, ठीक है। बासमती चावल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें एक विशेष तरह की खुशबू पाई जाती है और यह काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। और भारत के संदर्भ में अगर इसको देखें तो यह मुख्य उत्पादक और निर्यातक है और साथ ही यह विदेशी मुद्रा का जो है प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि इससे प्रतिवर्ष भारत को 25,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो खुशबू होता है वो किस केमिकल कंपाउंड के कारण होता है, यह प्रश्न जो है आपका आ सकता है, ठीक है। उसके नाम को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। 2-एसिटाइल 1-पायरोलिन। यही एक केमिकल कंपाउंड है जिसके कारण जो है आपका खुशबू बासमती चावल का होता है। गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस का विकास भी भारत में किया गया है। यह पीला कलर का होता है, ठीक है। पीला कलर क्यों आता है तो एक रसायन पाया जाता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन के कारण ही पीला कलर होता है। बीटा कैरोटीन का क्या काम है तो माना जाता है कि जो गोल्डन राइस है वो आपके शरीर में विटामिन ए की कमी को दूर करता है। और विटामिन ए कहाँ से आता है तो ये जो बीटा कैरोटीन रसायन है जैसे ही शरीर के अंदर जाता है विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए के कारण आप जानते हैं आँख से संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, विशेष रूप से रतौंधी वगैरह, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने में जो है गोल्डन राइस बहुत मदद करेगा। अगला हम लोग एक चीज़ और जान लीजिए, चावल का अनुसंधान केंद्र जो है कटक में है। गेहूं पर आते हैं, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद सेकेंड है,
क्लियर। और रबी फसल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 143 मिलियन हेक्टेयर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है इंडिया का एरिया में, उसमें रबी फसल में आपका प्रोडक्शन होता है 58 मिलियन हेक्टेयर में रबी फसल लगाया जाता है। रेस्ट में खरीफ एवं अन्य फसल लगाए जाते हैं। और इसमें से गेहूं जो है, इस 58 मिलियन हेक्टेयर में गेहूं 30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल लगाए जाते हैं। और करनाल में गेहूं के अनुसंधान केंद्र हैं, ठीक है। अब आइए कपास, क्लियर, ये नकदी फसल माना जाता है। इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में होता है। यह अगर इसका कुल क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल में होता है तो 9 मिलियन हेक्टेयर में होता है। उत्पादन और निर्यात दोनों में जो है कपास का स्थान दूसरा है भारत का कपास के क्षेत्र में, ठीक है। और 40 लाख किसान एवं अन्य व्यक्ति उससे जो जुड़े हुए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं कपास की खेती से संबंधित, ठीक है। निर्यात से इसका कपास के निर्यात से 76,000 करोड़ रुपए का जो है आपका आमदनी होता है विदेशी मुद्रा का। और साथ ही यह सूती वस्त्र का मुख्य आधार है। सूती वस्त्र उद्योग का जानते हैं ना। कृषि आधारित उद्योग की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा उद्योग कौन है? सूती वस्त्र। और दूसरा चीनी उद्योग, क्लियर। बीटी कॉटन आने के बाद जो है भारत में कपास के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। जो कपास सिर्फ काली मिट्टी के क्षेत्र में महाराष्ट्र में था, वो अब आपका नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गया है। चाहे वेस्ट यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हर जगह जो है कपास का प्रोडक्शन अभी हो रहा है उसी बीटी कपास के कारण। बीटी का अर्थ होता है बैसिलस thuringiensis, ठीक है। ये आपका उन्नत किस्म का कपास माना जाता है। और वर्तमान में अगर आप देखिए तो पूरे भारत में जितने कपास की खेती होती है उसका 90% क्षेत्र में बीटी कपास को ही बोया जाता है। अब आइए चीनी यानी कि गन्ना से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग, ठीक है। और पूरे विश्व के गन्ना का अगर देखा जाए तो 13% जो है इंडिया में होता है। और पूरे एशिया का कितना गन्ना भारत में होता है तो 41% होता है, ठीक है। और गन्ना का प्रोडक्शन भारत में कितना है तो 339 मिलियन टन है, ठीक है। और इसी 339 मिलियन टन में से कुछ कुछ निर्यात भी होता है। लेकिन इंडिया में जो चीनी का प्रोडक्शन है वो है 29.5 मिलियन टन। और गन्ना का 340 करीब रख लीजिए, 340 मिलियन टन गन्ना और 30 मिलियन टन जो है वर्तमान में चीनी का प्रोडक्शन है। और उत्पादकता अगर गन्ना का देखें कि प्रति हेक्टेयर कितना होता है तो 65 टन है, ठीक है। ये विकसित देशों से काफ़ी कम है, ये पूरे भारत का है, ठीक है। वही अगर आप साउथ इंडिया में चल जाइएगा गन्ना का प्रोडक्शन, पहले तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में होता था, उत्तर प्रदेश बिहार में, क्योंकि एक्सेस पानी चाहिए गन्ना के लिए। लेकिन बाद में धीरे धीरे गन्ना उद्योग जो है आप जानते हैं कि चीनी उद्योग शिफ्ट किया है साउथ की ओर, जैसे जैसे सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर होती गई महाराष्ट्र में। तो साउथ इंडिया में जो है 80 से 100 टन प्रति हेक्टेयर होता है। भारत में ही इतना अंतर है, ठीक है। उधर आपका विकसित देशों में तो आपका 120 से 130 टन तक आपका प्रति हेक्टेयर उन लोग प्रोडक्शन ले लेते हैं, खास करके क्यूबा वगैरह, है ना। मिलों की संख्या इंपॉर्टेंट है। अक्सर आ जाता है कि भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम लोग का आज़ादी के समय में बहुत सारी चीनी मिलें जो हैं आपका पाकिस्तान में भी चले गए, बांग्लादेश में भी कुछ चले गए थे, लेकिन मैक्सिमम भारत में रहा था। उसकी संख्या 138 थी। और वर्तमान जब पूछेगा आपको तो उसको लिखना है 650 2019-20 में। के लिए जो गन्ने की खेती होती है वह कुल 42 लाख हेक्टेयर में होती है, यानी कि 4.2 मिलियन हेक्टेयर में, क्लियर। और जितनी भी गन्ने की खेती होती है, गन्ना जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 2/3 से चीनी बना लिया जाता है और 1/3 से गुड़ या खंडसारी बना लिया जाता है। गुड़ तो आप देखे होंगे, खंडसारी बहुत लोगों के लिए नया नाम होगा। गुड़ टाइप का ही होता है खंडसारी, ठीक है। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं आता है गुड़ खंडसारी बनाने में, लेकिन चीनी बनाने में ज़्यादा खर्च आता है। तो 1/3 गन्ना का प्रयोग जो है गुड़ खंडसारी में यूज होता है, क्योंकि गुड़ और खंडसारी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। अब आइए दलहन के बारे में कुछ जान लेते हैं। दलहन के बारे में पहला तो ये जान लीजिए कि भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है और आयातक है और उपभोक्ता भी है, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है लेकिन यही चीज़ सही है आपका, है ना। यानी कि उत्पादक भी सबसे बड़ा है और उपभोक्ता भी सबसे बड़ा है और आयातक भी सबसे बड़ा है, ठीक है। क्यों ऐसा है आपका? क्योंकि दाल जो होता है प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन का एक अच्छा सोर्स होता है, क्लियर। अब भारत जो है एक शाकाहारी कंट्री माना जाता है।
इस सिचुएशन में यहाँ से बहुत सारे लोग जो प्रोटीन के अन्य स्रोत हैं, जो मांसाहार हैं, चाहे मछली हो या मांस हो, ठीक है, या फिर अंडा हो, इसका यूज बहुत लोग नहीं करते हैं और उसकी प्रतिपूर्ति जो है की जाती है दलहन के माध्यम से, इसलिए अत्यधिक डिमांड है। अब विकसित देशों में दलहन का बहुत ज़्यादा खपत नहीं है, या फिर अन्य देश जहाँ पर मांसाहार का ज़्यादा प्रचलन है वहाँ पर दलहन का जो है खपत कम है, ठीक है। और दलहन का अगर प्रोडक्शन देखा जाए तो 24 से 25 मिलियन टन अभी रह रहा है, ठीक है, ये करेंट आंकड़ा आपका है। चलिए अब मसाला के बारे में आ जाते हैं। तो मसाला के बारे में पहले ये जान लीजिए कि सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वहाँ आयातक था ना दलहन में, उत्पादक, उपभोक्ता, आयातक हो गया आपका दलहन, यहाँ हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक। क्लियर। अगर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, वर्ल्ड फूड यानी कि विश्व खाद्य संगठन की बात की जाए, तो उसके एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 109 टाइप के मसाला जो हैं उत्पादित किए जाते हैं या और यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय मसाला बोर्ड का कहना है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ 52 मसाला, 52 मसाला स्पाइसेस जो हम लोग उत्पादित करते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। कितने क्षेत्र पर खेती होती है मसालों की? तो 40 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है और इसका जो प्रोडक्शन है 8.4 मिलियन टन है, ठीक है। 40 लाख हेक्टेयर यानी कि 4 मिलियन हेक्टेयर पर जो है आपका खेती होता है और 8.4 मिलियन टन यानी कि 84 लाख टन प्रोडक्शन है किसका? मसालों का, है ना। जीरा, मिर्च और धनिया, जितने भी मसाले हैं उसमें जीरा, मिर्च और धनिया का जो है पार्टिसिपेशन कितना है? 56%। ध्यान रखिएगा इसको, जीरा, मिर्च, धनिया। आ सकता है कि सबसे प्रमुख मसाला कौन है? 3 मसाला जो जिसका पार्टीशन, भागीदारी जो है कुल स्पाइसेस के प्रोडक्शन में 56% है, तो वो होगा जीरा, मिर्च, धनिया। राजस्थान मसालों की कंप्लीट मसाला, ठीक है। काली मिर्च बोलिएगा तो केरल हो जाएगा, इलायची केरल, वो नहीं, ठीक है। सारे मसालों की अगर बात कीजिएगा तो वह 56%, सॉरी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है वो राजस्थान में होता है। अब काली मिर्च, इलायची, हल्दी, जायफल, ये सब साउथ इंडिया में होता है। साउथ इंडिया में भी केरल जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, इक्वेटर के समीप है। जो विश्व का हर देश को देखे, चाहे इंडोनेशिया हो, अफ्रीका का जंजीबार द्वीप वगैरह हो, है ना, जो इक्वेटर के आसपास बसे हुए हैं वहाँ मसाला की जो है खेती काफ़ी होती है, ठीक है। तो केरल भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, हमारा साउथ इंडिया 8°7' के करीब अक्षांश है, ठीक है। तो हमारा इक्वेटर से जो है केरल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। इसलिए केरल को क्या कहा जाता है? विश्व मसाला की टोकरी, ठीक है। विश्व मसाला की टोकरी क्या किसे कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो वह काली मिर्च, गोलकी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, काली मिर्च को कहा जाता है। इसी काली मिर्च के लिए प्लिनी ने भी कहा था 22 ईस्वी में, नेचुरल हिस्टोरिका में जो उन्होंने लिखा था कि रोम जो है अपना सारा स्वर्ण जो है लुटाता चला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उधर ठंडा क्षेत्र में तो मसाला होता नहीं और उनके जो मांस मछली थे बिना मसाला के स्वादिष्ट नहीं बनते थे, ठीक है। इसलिए उन लोग सोना भी देने को रेडी थे अपने स्वाद के लिए। क्लियर। अब आइए आते हैं तिलहन। तिलहन के संबंध में मैंने क्लासेस जो पिछले लिए थे, ठीक है, कृषि का, उसमें काफ़ी कुछ डाला है। इतना जान लीजिए 1990 के बाद प्रोडक्शन में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी भारत को बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है, जबकि भारत का तिलहन के उत्पादन में 5th पोजीशन है, ठीक है। और कुल कितने तिलहनी फसल भारत में प्रोडक्शन होते हैं सही रूप में, ठीक है, जो मान्य हैं कृषि मंत्रालय के द्वारा, तो उन 9 जो आपके तिलहनी फसल है उसका नाम जो है आपको याद रखना है। उस नोट्स में भी मैंने डाला है, कृषि वाले नोट्स में, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर है सोयाबीन, मूंगफली और सरसों, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। उसके बाद है कुसुम, सूरजमुखी, तिल, अरंडी, अलसी और नाइजर, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, कुसुम, मूंगफली, तिल, अरंडी, अलसी और नाइजर। क्लियर। अब यहाँ पर आता है कि इन 9 तिलहन फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक 3 तिलहन फसलों का उत्पादन होता है, वह हैं सोयाबीन, मूंगफली और सरसों। ये कुल जो तिलहन का प्रोडक्शन है उसका 95% जो है सोयाबीन, मूंगफली और सरसों से ही होता है। तो दुग्ध उत्पादन के कुछ करंट आंकड़े को देख लेते हैं। कुछ कल भी मैंने शायद दिया था झारखंड के संदर्भ में, ठीक है।
कि प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है, तो दुग्ध उत्पादन में जो है भारत का स्थान प्रथम है, ठीक है। और पशुधन में भी पूरे दुग्ध उत्पादन से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए पशुधन में भी पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है, पहला है, ठीक है। और टोटल जो आपका दुग्ध उत्पादन होता है इंडिया में, उसका जो है वर्ल्ड में, उसका 19% जो है भारत में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। टोटल प्रोडक्शन जो कल मैंने आंकड़ा दिया ही था, ये 187.7 मिलियन टन के लिए। और जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है इंडिया में 394 ग्राम प्रति व्यक्ति है, और झारखंड में कितना बताया गया था आपको, 172 ग्राम, ठीक है। और कृषि तो है आपका जो पूरे जीडीपी जो जितना इंडिया का है, उसका 17.5% पार्ट जो है कृषि का होता है। और इस 17.5% का 1/3, ठीक है, वो कहाँ से आता है, यही दुग्ध उत्पादन से आता है, ठीक है, दुग्ध प्रसंस्करण वाले सेक्शन से, यानी 6.5% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ऑफ इंडिया कहाँ से मिलता है, मिल्क प्रोडक्शन। और मिल्क से रिलेटेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या क्या आ जाएंगे मिल्क से रिलेटेड, तो पाउडर माने दूध पाउडर, दही, पनीर, घी, मक्खन, छाछ इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पर आइए फल और सब्जी। फल और सब्जी में कृषि उत्पादन में बागवानी का 32% है। जितना भी कृषि उत्पादन होता है उसमें कितना % योगदान है बागवानी का, 32%। दुनिया का दूसरा बड़ा फल और सब्जी उत्पादक है। फूल भी अच्छा खासा मात्रा में होता है। 24 मिलियन हेक्टेयर पर जो है बागवानी होती है, और टोटल प्रोडक्शन जो है 311 मिलियन टन है भारत में। बागवानी का जो एरिया है, ठीक है, चाहे सब्जी हो या फल हो, तो 24 मिलियन हेक्टेयर है, और उत्पादन है 311 मिलियन टन, ठीक है। इसका निर्यात भी किया जाता है। इस आंकड़े को बताना था। अब चलिए हम लोग जो है कृषि से संबंधित करंट आंकड़ों को जान लिए, इससे मैं जारी रखूँगा समय समय पर, कभी हेल्थ का, कभी स्पेस का, कभी आपका एडुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हुआ, कभी इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड हुआ, कभी आपका फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हुआ, कभी साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं। तो 5-10 मिनट में कभी भी मेरे पास कुछ करेंट आंकड़े आते हैं तो मैं आपको दे दिया करूँगा। उसका जो है आप लोग, एक तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको लाभ होगा, दूसरा मुख्य परीक्षा में भी इनपुट कीजिएगा। चलिए 3 जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं, आज क्या क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आए हैं। इसमें जो आज पहला करंट अफेयर्स आया है वह हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र से आया है, ठीक है। यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे CDP शॉर्ट में कहा जा रहा है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्लस्टर यानी कि समूह में जो है हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके लिए भारत में कुल 53 क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, 53 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे इस प्रोग्राम के तहत, ठीक है। और उसमें से प्रथम चरण में आपका 12 CDP को जो है बनाया जाएगा, और इसका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो इसका क्रियान्वयन करेगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। दूसरा जो आया है आपका, एक पहले चल रहा था मत्स्य पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बिहार से संबंध रखते हैं। तो ई गोपाला और उमंग ऐप, ठीक है, 2 चीज़ आपका चल रहा था। तो ई गोपाला जो पशु संसाधन है उससे आय प्राप्त करने के लिए ई गोपाला को शुरू किया गया था कि पशु संसाधन से अधिकतम किस प्रकार से किसान आय प्राप्त कर सकते हैं। तो ई गोपाला को जो है उमंग में सबमर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ठीक है। उमंग का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, यूनिफाइड मोबाइल ऐप, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू जेनरेशन, गवर्नेंस, ठीक है। ये उमंग का फुल फॉर्म है, ये दोनों को मिक्स कर दिया गया। इसका नाम अब जो होगा आपका उमंग ही होगा, ठीक है। उसके अलावा एक गोपाल रत्न अवार्ड की भी शुरुआत की गई है। नेशनल लेवल का अवार्ड होगा, और यह दिया जाएगा आपका कैटल और डेयरी के क्षेत्र में। एक व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, बहुत सारे व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाएगा, 50-100 व्यक्तियों को, जिन्होंने कैटल और डेयरी के क्षेत्र में कुछ अच्छा वर्क किया हो, ठीक है। चलिए अब अगला आते हैं SDO, ठीक है, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
आप BIS या ISI का नाम सुने होंगे, उसका नाम अब BIS जो है रख दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। BIS के अंडर में ही पहला आपका इंडिया का है स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हर क्षेत्र के लिए, चाहे खाद्य हो या आपका कोई उपभोक्ता उत्पाद हो या ज्वेलरी हो, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए पूरे देश में, ठीक है, उसका निर्धारण अब जो है DO करेगा और यह BIS को अंडर में काम करेगा और उसको एक तरह से समझ लीजिए सिफारिश करेगा कि इसको आप अपना सकते हैं, ठीक है। पहले BIS से खुद काम करता था। अब BIS के स्थापना का जहाँ तक बात है तो 23 दिसंबर 1986 को हुआ है, ठीक है। ISI पहले इसका नाम था। BIS के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं। यह जाता है मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन, ठीक है। जो भी मानक निर्धारित मैं बताने जा रहा हूँ उसके अंत में जुड़ेगा मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन। चलिए, पहला जो है क्वालिटी से रिलेटेड, तो ये है आपका IS 9001, क्लियर। IS 9001 एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ISO या IS 14001 एनवायरमेंट 14001, क्वालिटी 9001 और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट विशेष रूप से इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, कि वहाँ पर सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसके लिए है 18001 1800। IS शुरू में जुड़ जाएगा, हजार्ड एनालिसिस, ठीक है, यानी कि कहीं पर बहुत ही कुछ बड़ा खतरा उत्पन्न होने वाला है तो उसके लिए 15000, ठीक है। ISO 15000, यानी कि कहीं भी बहुत ज़्यादा खतरा की स्थिति हो तो वहाँ पर जो मानक तय किए जाएंगे वो ISO 15000 सर्टिफिकेशन के तहत किए जाएंगे, मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन के तहत। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए 50001, फूड सेफ्टी के लिए 22000, ISO 22000 और मेडिकल डिवाइसेस के लिए 13485, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस का थोड़ा अलग है, जीरो वाला नहीं है, 13485। चलिए, मंत्री हेमंत सोरेन के सचिव जो हैं नियुक्त हो गए हैं, नए सचिव, और वो हैं विनय कुमार चौबे, IAS अधिकारी हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के संदर्भ में एक बिहार से न्यूज आ रही है, ठीक है, BPSC देने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है कि वहाँ के 33% सीट्स जो है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए आरक्षित हो चुके हैं, ठीक है। महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं इधर अपने पिछले 2-3 कार्यकालों में नीतीश कुमार के द्वारा की गई है, उसी क्रम में यह एक अगला कदम है। 33% सीटें जो आरक्षित हो गई हैं बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में महिलाओं के लिए। शिव नारायण जायसवाल, इनका निधन हो गया है, ये रांची के प्रथम मेयर थे, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, रेलवे से कुछ नए आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन जब आप ज्योग्राफी में करेंगे तो वहाँ पर दुर्घटना सेक्शन में जब आप कुछ भी लिखेंगे तो इसको इनपुट कीजिएगा, ठीक है। वर्ष 2020 में रेलवे दुर्घटना में कुल 8733 लोग मारे गए, ठीक है। एनर्जी सेक्टर से आते हैं कुछ करंट अफेयर्स। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की जो प्रक्रिया चल रही है तो 2022 तक जो है 10% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य रखा गया है 2022 के अंत तक, ठीक है। और 2023 के अंत तक इसकी जो है लक्ष्य इसका जो है 20% रखा गया है, और ये 2023 जो है पहले 2025 था, उस लक्ष्य को, उस ईयर को घटा दिया गया है कि हम लोग 20% एथेनॉल जो है 2025 तक नहीं बल्कि 2023 तक ही मिला लेंगे और 2022 के अंत तक 10%। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स का सम्मेलन हुआ है, यह वर्चुअली हुआ है, आभासी रूप से हुआ है, और इसका मेजबान देश जो है वो है भारत। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। ब्रिक्स में आप जानते हैं कि 5 कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका सबसे अंत में बना था। ब्रिक्स के बारे में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित जो मैंने क्लास लिया है JPSC पेपर 1 के लिए, वहाँ पर हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का डिटेल है, वहाँ पढ़ लीजिएगा। फिर भी इतना जान लीजिए, ब्रिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। पूरे विश्व का 41% 41% पॉपुलेशन जो है ब्रिक्स में है। 24% GDP पूरे वर्ल्ड का ब्रिक्स देशों का है, और 16% जो है पूरे विश्व का व्यापार GDP के द्वारा ही, ब्रिक्स देशों के द्वारा ही होता है। अब आइए भारतीय वेरिएंट, जिसके बारे में मैंने बताया था, 2 बताया था भारतीय वेरिएंट, एक आपका था डेल्टा और दूसरा था कप्पा, क्लियर। B16172 डेल्टा के रूप में बताया गया था। तो ये डेल्टा जो है
WHO के द्वारा तो बहुत सारे ऐसे नाम रख दिया गया यानी अल्फ़ाबेट्स के अनुसार, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, थीटा कप्पा लोटा, अमेरिका वाला लोटा है, ठीक है, जिसमें भारत का है कप्पा और डेल्टा। तो इसमें डेल्टा को बताया जा रहा है WHO के द्वारा ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होने वाला है, विशेष रूप से चीन, जापान और ये फिलीपींस के लिए, ठीक है, यानी कि पूर्वी एशिया के लिए। तो जिस ढंग से आपका चीनी वायरस जो है भारत के लिए खतरनाक हुआ, भारत में जो आपका एक नया वेरिएंट बना वो अब चीन के लिए खतरनाक सिद्ध होने वाला है। WHO ने ऐसी चेतावनी दी है। ANCB के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर दूसरी महिला हैं जो यहाँ की DG बनी हैं, डायरेक्टर हेड बनी हैं, ठीक है, और भारत की वो हैं महिला, अब भारत की पहली महिला हैं जिन्हें यह बनाया गया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। महिला या कोई भी पुरुष महिला में कोई भी अभी तक कोई नहीं बना था ANCB का हेड, ठीक है, और इसका स्थापना जो हुआ था 1961 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है वह वियना में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी वियना में। इनका नाम है जगजीत पावड़िया, ठीक है, यही बनी है। ये भी भारत में नारकोटिक्स की आयुक्त रह चुकी हैं, पहले रिटायर हो गई हैं, ठीक है, अब इंटरनेशनल नारकोटिक्स की हेड भी बन गई हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, एक बुक के बारे में जान लीजिए। एक नेपाली व्यक्ति हैं, नेपाल के शहर पोखरा में उनका जो है जन्म हुआ है, रहन सहन उनका वहीं है, अमीश राज मुल्मी, उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया है। बुक का नाम है ऑल रोड्स लीड नॉर्थ नेपाल्स टर्न चाइना, ठीक है, ऑल रोड्स लीड नॉर्थ, नेपाल के नॉर्थ में है ना चाइना, इसलिए बुक को समझिए थोड़ा सा, नेपाल्स टर्न चाइना, ठीक है। ये वास्तव में सीनो नेपाल रिलेशन पर इस बुक में लिखा गया है, सीनो नेपाल, ठीक है। सीनो अगर आपके लिए नया वर्ड है तो समझ लीजिए, सीनो चीन के लिए यूज होता है, सीनो इंडिया रिलेशन, सीनो नेपाल रिलेशन, ठीक है। तो सीनो जो है किसके लिए यूज होता है, चाइना के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। अब आइए, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे ये कब मनाया जाता है, ये 2 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सेक्स वर्कर्स का अर्थ जो आप हिंदी में जानते हैं, ठीक है, वेश्याएं जिन्हें कहा जाता है भारत में, ठीक है, लेकिन सेक्स वर्कर्स के लिए भारत में भी कानून बने हैं, हालांकि इम्प्लीमेंट जो है उसको वो बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। सेक्स वर्कर्स की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। एक तो उनका भविष्य अंधकार में होता है और ख़ास करके जब वृद्धावस्था आता है तो उनकी इनकम जो है काफ़ी घट जाती है, और जो उनके बच्चे होते हैं उनका भी भविष्य जो है अंधकार में होता है, और तरह तरह के रोगों के शिकार हो जाती हैं, ठीक है। और किसी भी तरह का उनका सरकारी संरक्षण नहीं होता है कि जिस तरह से बाकी लोगों के लिए तरह तरह के सामाजिक योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके लिए इस टाइप की कोई विशेष योजना नहीं चलाई जाती है, ठीक है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 जून को इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तब से मनाया जाता है जब फ्रांस के लियोन शहर के एक चर्च में, ठीक है, 2 जून 1975 को लगभग 100 सेक्स वर्कर्स जो हैं चर्च पर कब्जा कर ली थी अपने अधिकारों के मांग को लेकर। पे जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पर आते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि JPSC में मानवाधिकार आयोग से रिलेटेड प्रश्न तो आने ही हैं, ठीक है। उसका मैं जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उससे देख सकते हैं, उसको अपडेट आप लोग कर लेंगे कि अरुण मिश्रा जो हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए अब आते हैं ऑपरेशन प्रहार। छत्तीसगढ़ में हाल ही में सुरक्षा बलों पर नक्सलियों का अटैक हुआ। इन्हें आतंकवादी तो नहीं कहा जाता है, नक्सलियों का अटैक हुआ था। इसलिए नक्सलियों के विरुद्ध जो है यह अभियान चलाया गया। इसी ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन प्रहार। ऐसे प्रश्न आया करते हैं। 8 ट्रिब्यूनल जो पहले वर्क कर रहे थे उसे भारत सरकार ने भंग कर दिया है और उसके सारे अधिकार को किसे दे दिया गया है, हाई कोर्ट्स को दे दिया गया है, संबंधित राज्यों के, ठीक है। उन 8 ट्रिब्यूनल्स में मुख्य रूप से आपके शामिल हैं सिनेमेटोग्राफी एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट 1957, ठीक है,
और भी कुछ कुछ हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट वगैरह। तो इस सारा को क्या किया गया है, इन लोगों को जो अधिकार था अपने क्षेत्र में, जैसे पेटेंट का मामला सुनने के लिए कुछ पेटेंट संबंधित ट्रिब्यूनल था, तो इस सारा का अधिकार अब जो है आपका हाई कोर्ट, अब उन लोग नहीं सुनवाई करेगा क्योंकि उनका अस्तित्व भी अब नहीं रहा, ठीक है। अब हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाना होगा संबंधित पक्ष को। इस सब क्षेत्र में कोई, मान लीजिए पेटेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो पेटेंट का सुनवाई करने के लिए पहले आपका एक ट्रिब्यूनल होता था, ट्रिब्यूनल में सुनवाई होता था, उसके विरुद्ध फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो बीच में जो था उसको समाप्त कर दिया गया। संभवतः भारत सरकार को फील हुआ कि सब जरूरी नहीं है, अनावश्यक खर्च है, ठीक है। इस तरह से आज का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलते हैं 4 जून के करेंट अफेयर्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।